जय भीम नवोदय साथियों। मैं हूं राम लखन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। और आज है टॉपिक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के एनालिसिस ऑफ कास्ट का 12वां टॉपिक है, जाति निष्ठा बनाम नैतिकता। और सबसे पहले फिर वही पुरानी दो बातें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बाबा साहब की जो राइटिंग है, जो उनकी स्पीचेज हैं, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, लोग समझें। और बाबा साहब के साहित्य को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का सबसे आसान तरीका है, बस आपको सुनना है, समझना है, एक कमेंट करना है, क्या समझ में नहीं आया, क्या कुछ बेहतर किया, तो हौसला बढ़ता है, और दूसरों तक पहुंचा देना है और शेयर करना। और कुछ खास काम नहीं है, इतनी आसानी से हज़ारों लोगों तक कोई सूचना पहुंच सकती है। ये बड़ा आसान तरीका है जिसे लगभग सभी लोग कर सकते हैं। तो आते हैं सीधे मुद्दे पर कि जाति निष्ठा बनाम नैतिकता आखिर ये है क्या। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में आखिर इसको अपने इस भाषण में जगह किस आधार पर दी और आखिर क्यों, इसकी क्या भूमिका है और समाज में ये जाति निष्ठा और नैतिकता से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आखिर है ये क्या, जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि हिंदुओं की जाति निष्ठा, मतलब जाति निष्ठा का मतलब क्या है, जिम्मेदारी। आप किसके प्रति निष्ठावान हैं, आसानी समझ जाते हैं, वो जिम्मेदारी है। आप किसके प्रति कितना जिम्मेदार हैं, आप कितना महत्व देते हैं। अब ये निष्ठा करती क्या है, नैतिकता को नष्ट कर देती है। क्या जाति के प्रति निष्ठा, निष्ठा से नहीं, यदि हम राष्ट्र के प्रति ये निष्ठावान हैं, जिम्मेदार हैं, एक अलग चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं सिर्फ जाति के प्रति। वही जो जिम्मेदारी है, जो जाति के प्रति सिर्फ निष्ठा है, वह क्या कर देती है, नैतिकता को नष्ट कर देती है और लोक निष्ठा और सामाजिक उदारता की हत्या करती है। सामाजिक उदारता मतलब समाज के प्रति आपका नेचर उदार है, सहिष्णु है, उसे नष्ट कर देती है। क्योंकि आप लोगों के प्रति इतने सहिष्णु नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सहिष्णुता तो अपनी जाति के लिए है, ना कि पूरे समाज के लिए। इसीलिए सामाजिक उदारता की ये हत्या कर देता है और लोकमत को असंभव बना देता है। क्या, यही जाति के प्रति निष्ठा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एक हिंदू के लिए उसकी जाति ही उसका समाज है। अब जो उसका समाज है, उसी के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसी के प्रति उसके कर्तव्य हैं, सारी चीज़ें उसी के प्रति हैं। अब वो क्या कहता है, जो उसके सद्गुण और सदाचार है वो सिर्फ जाति की सीमा के अंदर बंधे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। और यहाँ तक देखा गया है कि आप देखिए, समझिए, यहाँ पर कोई योग्य व्यक्ति है, जो एक योग्य व्यक्ति है तो वो हकदार तो है ही, जो कि योग्य है तो वो प्रशंसा का हकदार है, सम्मान का हकदार है, हर चीज़ का जो चीज़ें नैतिक हैं उन सारी चीज़ों को हकदार है। और उसने किसी भी क्षेत्र में कोई योग्यता हासिल कर ली, चाहे संगीत का क्षेत्र हो या कोई ओलंपिक या खेल कूद में, आप देखिए स्पोर्ट्स में कोई का क्षेत्र हो, उन सब चीज़ों में ये जो कल्चरल हो, इन सारी चीज़ों में यदि कोई व्यक्ति योग्य है, या शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, तो वो इस बात का हकदार है इसके लिए कि उसकी प्रशंसा की जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसका स्वाभिमान बढ़ाया जाए, हौसला बढ़ाया जाए, इससे और अच्छा कर सके। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। ये देश बहुत विचित्र है। आप देखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर कब लिख रहे हैं, 1936 में। उस समय ये बता रहे हैं कि यहाँ योग्य व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती, वो प्रशंसा जो है वो सिर्फ जाति के प्रति ही रहती है। ये बात कब बताते हैं, 1936 में। आज क्या चल रहा है, अभी देखिए आप, बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल आपने देखे होंगे। स्पोर्ट्स चैनल में जो हमारे यहाँ गेम होते हैं, चाहे ओलंपिक का हो, चाहे एशियन गेम हो, चाहे भारतीय कोई भी राष्ट्रीय गेम हो,
ये जब होते हैं तो जब भी कोई व्यक्ति या कोई लड़का या कोई लड़की या कोई महिला पुरुष में कोई भी अपनी प्रतिभा को दिखाता है और जीतता है या वो जीत हासिल कर लेता है, तो सबसे पहले उन्हें बधाई देने से पहले क्या सर्च किया जाता है, वह किस जाति का है। ये आज के दौर में 21वीं सदी में आपने देखा होगा। अभी क्या हिमा दास जो है, अभी ये जब ये ओलंपिक में ये किसी गेम में जब वो जीती रेस में, तो अब सबसे पहले ये देखा गया कि वो किस जाति की है। इस बात को सर्च किया गया पूरे गूगल में, वो किस जाति की है, क्या है, आदिवासी है कि एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है, सवर्ण है, ये सबसे पहले ढूंढा गया। इसके बाद लोगों ने उसको बधाई दिया। अब सोचने वाली बात है कि यही चीज़ क्या करती है, व्यक्ति के हौसले को नष्ट करती है, उसे और आगे बढ़ने से रोकती है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो योग्य व्यक्ति है उसकी प्रशंसा नहीं होती। अरे ओलंपिक में आप कई क्षेत्रों में, एक और लड़की थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके लिए भी यही कार्यक्रम शुरू हो गया कि वो किस जाति की है। बधाई तो दिया बाद में, पहले उसकी जाति को ढूंढा गया। और किसने ढूंढा, भारतीय लोगों ने ढूंढा। कहाँ पर ढूंढा, जो भारत में थे उन्होंने तो ये काम किए ही किया, लेकिन जो विदेश में थे, जो लोग देश से बाहर भी अपनी प्रतिभा के बल पर गए थे कि हम योग्य हैं, हम बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे हैं, बाहर जाके विदेशों में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इस काम को अच्छा सा अंजाम दिया और ढूंढा है वो किस जाति की है। सभी लोगों ने इस काम को किया। मतलब इस बात को ढूंढने में मतलब ज़्यादा रुचि दिखाई गई कि वो किस जाति की है, क्या वो ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये कि लोगों में ये चीज़ जो जाति के आधार पर पाई जाती है, ये चीज़ ही सिर्फ कुछ ही आम लोगों में नहीं है, खास लोगों में भी है। अब आप देखेंगे, इतिहास आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले इतिहासकारों में जो रिसर्च होती है वो किसी भी राजा के गुणों के या उनके कार्यशीलता पर या उनके अच्छे कार्य करने पर, अच्छे न्याय करने पर, अच्छे शासन करने पर, अच्छे शासन संचालन पर जो उनकी काबिलियत है उसके बारे में कम बताते हैं। और ये नहीं बताते कि ये काबिलियत हर शासक में होना चाहिए, ये चीज़ें हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए, ये लोक कल्याणकारी है, राजा कोई भी हो लेकिन वह राजा बेहतर था, ऐसा नहीं। पहले ये ढूंढते कि आखिर वो राजा था कौन, वो किस वर्ण का था, मतलब ब्राह्मण था कि शूद्र था, वैश्य था या क्षत्रिय था क्या वो। पहले ये ढूंढो और ये प्रूव करो कि यदि उसमें ये गुण था तो वो क्षत्रिय होगा, यदि उसके नाम के आगे ये जुड़ा था तो वो ब्राह्मण हो सकता है, यदि उसके नाम के पीछे ये जुड़ा है तो वो वैश्य हो सकता है, यदि उसके नाम के नीचे ये जुड़ा है तो वो शूद्र हो सकता है। लेकिन शूद्र कैसे हो सकता है, शूद्र तो राजा हो ही नहीं सकता। मतलब हद कर दी यहाँ के इतिहासकारों ने भी। मतलब सम्राट अशोक को आप पढ़िए, हर्ष को पढ़िए, किसी भी राजा को पढ़े, गुप्त साम्राज्य के राजाओं को पढ़ लीजिए। आप ये देखिए गुप्त लिखा है तो आज जो वैश्य लोग गुप्ता लिखते तो कहते गुप्ता होगा, कुछ लेते नहीं, कुछ ब्राह्मण गुप्त लिखते थे वो ब्राह्मण हो सकता है, कुछ क्षत्रिय लिखते वो क्षत्रिय हो सकता है। जबकि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस राजा में वो पहली बात तो भारतीय था। आखिर ठीक है, यदि आप हिंदूवादी पॉलिसी को मानते हैं तो पहली बात तो हिंदू था, ठीक है, यही मान के चल जाइए कि यदि हिंदू था तो हिंदू राजा बहुत अच्छा था, तो उस राजा के अंदर ये गुण थे जो आज के सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो वो ये बात नहीं बताएंगे, वो ये पहले प्रूव करेंगे वो कौन से वर्ण का था। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर कब लिख रहे हैं, 1936 में। आखिर लोगों ने 1936 तक जो भी इतिहासकार थे, जो भी और लोग थे या आम लोग थे, वह ये गलती करते रहे। चलिए आखिर 1936 में बात तो क्लियर करके बता दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि हमारा समाज इस दुर्दशा से जी रहा है, तो हमें इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। तब तो कम से कम समझ आ जानी चाहिए, कम से कम खेल कूद के क्षेत्र में इन चीज़ों पर तो कम से कम मर्यादाओं को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थुथु होती है, वहाँ पर तो जाति ना सर्च करें। ये तो, और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ये कैसे हो गए, और तो और सोचिए, छोड़िए, ये योग्य व्यक्ति प्रशंसा का अधिकारी है, सराहना का, इन सब चीज़ों का अधिकारी है, पुरस्कार का भी हकदार है, ये तो ठीक बात हो गई। इसके बाद और देखिए, अन्याय अत्याचार भी होता है, तो हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कब बोलेंगे, पहले हमें जाति पता होनी चाहिए
कि वह किस जाति का है। जब जाति पता हो जाएगी तभी हमको पता चलेगा कि अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि हमारी बिरादरी का है तो उसके साथ अन्याय हुआ है, और यदि हमारी बिरादरी के व्यक्ति ने किसी दूसरे के साथ अन्याय किया है, वो अच्छा काम किया है, वो उसका हम पक्ष लेंगे चूँकि हमारी जाति का है। तो ये चीज़ें अभी आप देखें, एक भी हाथरस कांड हुआ वाल्मीकि लड़की के साथ, मनीषा के साथ। अब उसके साथ इतनी दुर्दशा होने के बाद भी एक तो पहली बात, भारतीय नागरिक होने के साथ हर व्यक्ति को आवाज़ उठाना चाहिए, हर समाज के व्यक्ति को आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले लोगों ने क्या ढूंढा, वो वाल्मीकि शूद्र समाज की एससी है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एससी की ही शामिल होंगे, बाकी नहीं होंगे। अब अम्बेडकर साहब के प्रयास से जो शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी जातियों को जो शामिल कर दिया, एक कौम बना दी, उसके आधार पर बहुत सारी जातियाँ शेड्यूल कास्ट की शामिल, लेकिन बाकी लोगों ने आवाज़ ही नहीं उठाई। और जिन लोगों ने इस दुर्दशा को अंजाम दिया, जो जघन्य अपराध किया, उनके पक्ष में उनके समाज के लोग भी आ गए, क्योंकि उनकी वो जाति का आदमी है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, यही चीज़ें नैतिकता को नष्ट, लोकनिष्ठा को नष्ट कर रही, सामाजिक उदारता को हत्या कर रही। जो सामाजिक उदारता होनी चाहिए कि व्यक्ति किसी भी जाति का हो, और यदि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो ये हमारी उदारता कहती है कि हम उसके लिए अच्छी बात बोलें, और ये कहें कि उसके साथ जो भी हुआ है वो है तो बुरा, ये नहीं होना चाहिए। और इसी से लोकमत असंभव हो जाता है। लोकमत क्या है? लोकमत का मतलब आप समझते होंगे, पूरे राष्ट्र का एक मत। यह असंभव है, कैसे हो सकता है जब पूरे देश का एक मत हो ही नहीं सकता। आपकी चमार के प्रति दूसरी धारणा है, ब्राह्मण के प्रति दूसरी है, क्षत्रिय के प्रति दूसरी है, आपको कोरी के प्रति दूसरी है, बनिया के प्रति दूसरी है। सबके अलग अलग भावना जब तक आपके पास रहेगी, आप लोक मत की कल्पना ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। सोचने पाप जैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, एकदम किसी भी तरीके से संभव नहीं है। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर बताए हैं। और तो और सोचिए, मैं हर बात ये बात बताता हूँ, 1936 में जब बाबा साहब अम्बेडकर इस स्पीच को लिखते हैं, और जाति पात तोड़क मंडल जो आर्य समाजियों का संगठन था, उनको सौंप देते हैं कि भाई मैं इस स्पीच में ये बातें बताऊंगा, तो क्या ये बातें उन्होंने नहीं समझी होंगी? और उसमें जो लोग थे वो SC ST के तो शायद नहीं थे, SC के लोग थे और OBC के भी लोग थे। उस समय जो जनजातीय लोग थे तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसमें शामिल कहाँ से हो पाएंगे आप समाज में? और कई इक्का दुक्का उन लोगों ने शामिल कर लिया हो तो भाई मुझे जानकारी नहीं है, यदि आपको हो तो मुझे बता दें। तो उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया कि भाई ठीक है, आइए हमारे यहाँ के जाति पात तोड़क मंडल में लाहौर में एक भाषण दे दीजिए, जाति को कैसे तोड़ा जाए। और जाति ही तोड़ने के सारे तरीके बाबा साहब अम्बेडकर ने बता दिए। तो बोले नहीं, अब आपका भाषण नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों से हमको आपत्ति है। अब बताइए, ये 12वां टॉपिक है। यदि आप लोगों ने मेरे 12 के 12 वीडियो देखे हैं तो उसमें एक भी कोई शब्द ऐसा बता दीजिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी लिख दी थी जो वहाँ नहीं बोलना चाहिए था। तो सोचिए कि जब इस चीज़ को बाबा साहब उस समय बताते, लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता, एक अच्छा मंच था जो उस समय के दौर में लोगों में लोकप्रिय रहा होगा, क्योंकि सवर्णों का संगठन था और उनके पास सारे साधन संसाधन थे, तो लोकप्रिय होना स्वाभाविक है। उस मंच से यदि बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कह देते, में भी चांसेस था कि सवर्णों में थोड़ा सुधार होता और थोड़ा SC ST OBC के लोग ऊपर को बूस्ट करते, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाया जा रहा है और एकता होने के चांसेस हैं, या समाज एक हो सकता है। उस समय जातियों में थोड़ा लचीलापन आ सकता था, लेकिन ये बात उस समय नहीं बोलने दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी स्पीच को जब लिखबद्ध कर दिया आज हमारे बीच में, आज जब हम उसको समझते हैं तो देखिए कितनी घृणा है आज भी लोगों में। आज भी लोग जाति देख के ही काम कर रहे हैं। फिर छोड़िए, अब आगे आइए, करुणा, सहानुभूति और दया। ये टॉपिक तो यदि किसी भी चीज़ को यदि आप समझ लें और फिर उसमें देखना शुरू करेंगे तो घंटों आप उसी में सोचते रहेंगे। अब आपको यदि यहाँ पर व्यक्ति की योग्यता पर, उसकी सराहना, उसकी प्रशंसा पर जाति ही इम्पोर्टेंट होती, ये बात समझ लिए। और यहाँ पर देखिए करुणा, सहानुभूति और दया, यदि यह है तो ये भी अपनी जाति के अंदर ही होगा। आप में जितनी भी दया है, जितनी उदारता है, जितनी करुणा है, वो सब अपनी जाति के अंदर ही आप दिखाएंगे, बाहर नहीं। बाहर आपके लिए अलग विचार होंगे। यही देश को नष्ट करने का काम कर रहे हैं।
अब एक चीज़ जो यहाँ पर जो बता रहे थे कि हाँ, उसकी ये किसी भी हिंदू के लिए उसकी जाति ही उसका समाज है, उसी समाज के लिए उसके आचरण सदाचरण जो भी गुण हैं और जो भी अच्छा सोचता है विचारता है वो अपनी जाति के प्रति ही विचारता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बताने जा रहा था ये यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति योग है किसी भी जाति का हो, अभी देखिए इसको थोड़ा साफ करेंगे और देखेंगे कि यदि कोई योग व्यक्ति है, अभी तो यहाँ पर योग का बात आ गया कि वो प्रशंसा का हकदार है, वो सराहना प्रशंसा और प्रोत्साहन का जितनी भी चीज़ें हैं सम्मान का इनका हकदार है। दूसरा चीज़ एक और देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट है, ये कोई योग व्यक्ति, एक तो वो उस योग्यता की बात हम कर रहे हैं जो मान लो खेल कूद में हो गया, किसी कल्चर में हो गया या शिक्षा क्षेत्र में हो। अब हम लीडरशिप की बात करते हैं थोड़ा, इसको आप देखिएगा। यदि कोई योग्य व्यक्ति है, लीडर है मान ले, और वो लीडर करने में लीडरशिप करने में सक्षम है, देश को संचालित करने में सक्षम है, तो क्या सारे के सारे समाज के लोग, मतलब सारी जाति के सभी जाति के लोग इसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। क्यों? उसमें जाति ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? जाति। यदि ऐसा होता तो देश का नेतृत्व कौन किए होते? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जो कई भाषाओं के ज्ञाता है, पूरी दुनिया के संविधानों के जानकार, भारत जैसे देश के लिए एक महान संविधान की रचना कर डाली जो दुनिया में ऐसा नहीं है, जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ऐसे महापुरुष के नेतृत्व को स्वीकार करना यहाँ के लोगों ने जाति के कारण मना कर दिया, स्वीकार नहीं कर पाए। तो सोचिए कि यदि हम किसी भी नेतृत्व को इस आधार पर स्वीकार करेंगे कि वह हमारी ही जाति का होना चाहिए, असंभव है। यदि आपकी जाति का नेतृत्व करता है, यदि बुद्धिमान नहीं है तो आपको नष्ट नहीं कर देगा वो। यदि आपको बचना है किसी से भी तो आपको ये देखना है कि आपका नेतृत्वकर्ता बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, वो परोपकारी होना चाहिए, करुणाशील होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, ये सारे गुण उसमें होने चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नैतिक गुण सदाचार उसमें भरपूर होना चाहिए, ना कि आपकी ही जाति का होना चाहिए। यदि आप अपनी ही जाति में ढूंढेंगे तो क्या गारंटी है कि वो इन सब गुणों से संपन्न हो? ये तो वही चीज़ हो गई कि भाई हम यदि सेव खाएंगे तो वही खाएंगे जो हमारे ही खेत में पैदा हो। अब भाई हमारे खेत जहाँ पर है वहाँ का तो जो मौसम है वो तो वैसा है कि वहाँ तो क्यों ही पैदा होगा, सेव तो होगा नहीं, तो इसका मतलब सेव खाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है। लीडरशिप में जो भी व्यक्ति लीड करने में सक्षम है, हमें उसकी क्षमता की इज्जत करनी है, उसे स्वीकार करना है, ना कि उसमें जाति ढूंढनी है। यही बाबा साहब अम्बेडकर बताए थे और हम यही घूमते रहते हैं। और एक चीज़ क्या करते हैं कि हम फिर जाति में लीडरशिप ढूंढने का प्रयास करते हैं, और जो लोग लीडरशिप करते हैं वो क्या करते हैं, जाति में लीडरशिप तैयार कर देते हैं, तो डुप्लीकेट लीडरशिप तैयार हो जाता है। क्यों? आप अपनी जाति में लीडरशिप ढूंढेंगे और दूसरा व्यक्ति उसी का फ़ायदा उठाने के लिए क्या करेगा, आपकी जाति में किसी आदमी को नॉमिनेट कर देगा, उसको प्रचारित कर देगा, उसको फेमस करवा देगा और दिखा देगा कि यही आपका नेता है। अब वो फिर आपको यूज करके अपना सिंहासन पर बैठेगा, आप वहीं रहेंगे जहाँ पहले से थे। ये आज का नुकसान है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ज़रूरतमंद के लिए यदि उदारता, करुणा, दया, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती। यदि हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें देखते हैं तो कहाँ देखते हैं कि यदि हमें उदारता है, करुणा है, दया है, कुछ हम करना चाहते हैं तो अपनी जाति तक। हम अपनी जाति के लिए बेहतर चाहते हैं, उसी के लिए हम दयावान हैं, शीलवान भी है, सब कुछ है, दूसरों के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ हमारे यहाँ जो है सबसे बुरी बात है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका ये यहाँ पर देख सकते हैं कि
बाबा साहब अम्बेडकर एक, यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, कि हिंदुओं में जो जाति निष्ठा है वह कबीलों की तरह है। जो कबीलों में संकुचित होती है ना, दूषित, भाई वो पूरी चीज़ों से तो दूर रहते हैं, सारी की सारी चीज़ों से, किसी कल्चर से कोई लेना देना नहीं, और क्या अच्छा क्या बुरा करते हैं, कितने उनके पास दया है कितनी नहीं है, वो जंगली जीवन जी रहे हैं। सेम ही इनका भी कल्चर है हिंदुओं का। यही बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र में इतनी दूषित विचारधारा का पालन करने वालों को क्या राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जा सकता। जो लोग सिर्फ अपनी ही जाति के प्रति अच्छे बुरे, उचित अनुचित, कुछ भी सिर्फ जो सोच रखते हैं वो सिर्फ जाति तक ही रखते हैं, तो क्या ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकते? क्यों? जब ये लोक मत में एक नहीं हो सकते तो बताइए देश का विकास कैसे करेंगे? हमारा राष्ट्र मत कैसे एक हो सकता है जिसमें हम ये चाहें कि पूरे देश का डेवलप कर डालें, और सभी और डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलप का मतलब यही है कि ज़रूरतमंद तक हम सुविधाओं को पहुंचा सकें, यही विकास है। अब आज जैसे त्राही मची है, भाई किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, तो कम से कम ज़रूरतमंद तक कोई चीज़ पहुँचे जैसे उसकी आवश्यकता है, जिससे उसकी जान बच सके। यदि भूखा है तो भोजन मिल सके, घर नहीं तो घर मिल सके। ये सारी चीज़ें हम यदि कर सकते हैं तब जो हमारा लोकमत एक होगा, हम एक विचारधारा से बंध जाएं, और नहीं तो असंभव। और ये बात जो बाबा साहब लिखे हैं, आखिर अब देखिए, यदि हम इतनी चीज़ें सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी? प्रतिक्रिया तो होनी ही चाहिए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। यदि हम इतना कुछ जान गए तो हमें कुछ तो करना चाहिए। यदि हम समझ ली हैं तो किसी को तो बोल तो देना चाहिए कि भाई आप ऐसा करें, ये गलत है। और जो घटनाएं घट रही हैं वो निश्चित है, आप एनालिसिस ऑफ कास्ट में देखिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि जिस समय जाति ढूंढना शुरू करते हैं इंटरनेट में, गूगल में, तो कहते हैं भाई ये लोगों ने कोई नई चीज़ नहीं, ये पहले से चला रहा है। इतिहास में आप पढ़ लीजिए, नहीं तो एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब को पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हमने यदि एनालिसिस ऑफ कास्ट बहुत पहले पढ़ ली होती तो आज हम और कुछ कर सकते थे। अब देखिए, कल कोई अच्छा काम हो जाए, कोई व्यक्ति कर दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे पहले क्या ढूंढा जाएगा? जाति। तो ये आप यदि किताब पढ़ लिए होते इस पुस्तक को, तो आपको मालूम होता सबसे पहले लोग कास्ट ढूंढेंगे। तो आप उसके बारे में पहले से आंदोलन कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं कि आप ऐसा ना करें। व्यक्ति की इज्जत करना सीखे, ना कि उसकी जाति की। जाति एक अलग चीज़ है, वो बहुत छोटी चीज़ है, दूषित है, उसके द्वारा लोगों में घृणा फैलती है, लोगों के प्रति सम्मान की भावना कम हो जाती है। तो आप सबसे पहले व्यक्ति की उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें। यही बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे और यही वो बताने का प्रयास किए हैं, जिससे हम अभी काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि ये बात लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लोग समझें बाबा साहब के साहित्य को। और यदि मैं कहीं इस पर थोड़ा बहुत भी कुछ कर पा रहा हूँ, थोड़ा कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच।